हेलो दोस्तों, वेलकम टू जोग्राफिया। इस एपिसोड में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था। उसमें एक ज्योग्राफी का पेपर हमारे पास उपलब्ध है, तो हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का जो पेपर आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें जो 100 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस क्या हैं, उनके रिस्पेक्टिव आंसर्स क्या होंगे। और ये जो एपिसोड होने जा रहा है इसमें हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन रखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग ये आंसर्स देख सकते हैं, उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला क्वेश्चन है कि अपेक एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक इकोनॉमिक ब्लॉक है। इस इकोनॉमिक ब्लॉक के मेंबर कौन नहीं है? तो इस इकोनॉमिक ब्लॉक का मेंबर पनामा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 इसके मेंबर्स हैं, लेकिन इसका पनामा जो है इसका मेंबर नहीं है। तो इस एक अब जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसका आंसर डी हो जाएगा। हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि जो इंडिया का लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, उसकी लिस्ट में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिस्ट में कौन नहीं आता है? तो इसमें कुल्लू का दशहरा नहीं आता है, चाओ डांस भी है, कुंभ मेला भी है, नवरोज भी है, ये सब आते हैं इंटेंजिबल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज में। जबकि कुल्लू का दशहरा एक फेमस फेस्टिवल है, लेकिन इस लिस्ट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइब ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। याद रखना है कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का, तो जरावा, ओंग और सेंटिनल्स, ये जो हैं, ये तीनों ट्राइब जो हैं, ये तीनों ट्राइब अंडमान ग्रुप से बिलोंग करती हैं। ये तीनों ट्राइब अंडमान ग्रुप से बिलोंग करती हैं। अंडमान ग्रुप से सोमपेन जो है ये आता है निकोबार ग्रुप से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोमपेन। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि चौथा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं वहाँ पर डोगरी भी बोली जाती है, बाल्टी भी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, पर्शियन नहीं बोली जाती है। तो पर्शियन लैंग्वेज प्रिंसिपल लैंग्वेज जम्मू और कश्मीर का नहीं है। पाँचवें क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ इन इंडिया वर रिलीज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अभी तक इंडिया में 3 बार नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ आई हुई हैं। ये कौन कौन से टाइम है? ये पहला आया था 1983 में, फिर 2002 में, फिर 2017 में। इसके आधार पे आंसर होगा 2002 और 2017। ये दो आंसर, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर सही है। 2002 और 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ आई थी। छठवां क्वेश्चन है कि इंडिया का एक ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च किया गया है फॉर मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के लिए, फॉर दोज हु वांट टू अवेल मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच आर द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो किस मंत्रालय ने चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों के लिए भारत का आधिकारिक पोर्टल मेडिकल वैल्यू ट्रेवल निम्नलिखित किस मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया गया है? ये किसका है? ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा सही है? सी सही है। सी आंसर के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है हील इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल को कौन ड्राइव कर रहा है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ड्राइव कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंडिया को एक ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी सही है। 7वें पाते हैं। 7वां है सर्कीक डिस्प्यूट के बारे में। सर्कीक डिस्प्यूट किस किस देश के बीच का विवाद है? तो सर्कीक डिस्प्यूट जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का सीमा विवाद है। तो जो रन ऑफ कच्छ की एरिया एक सीमा विवाद का इशू इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी लंबे समय से है, वो सर्कीक का है। तो सर्कीक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो 7वें का आंसर डी सही है। 7वें का जो डी आंसर सही है, पाकिस्तान के बीच में विवाद है। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है वो बोलता है टंका कमेटी जो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म पे है या इलेक्शन रिफॉर्म पे है, वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? चुनाव सुधार पे टंका कमेटी बनाई गई है, उसे कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो टंका कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2010 में। 2010 में एक कोर कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म पे बनाई गई, जिसको लीड कर रहे थे MP विवेक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विवेक टंका। तो ये इसको लीड कर रहे थे। ये 2010 में बनाई गई थी। तो इसका आंसर 8वें का आंसर डी सही होगा, 2010। 9वां क्वेश्चन है कि 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट अमंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक व्हेन इट वाज क्रिएटेड इन 1960।
तो 1960 में जब ओपेक का निर्माण किया गया या उसका जब गठन किया गया तो कौन फाउंडिंग मेंबर नहीं था? तो इसका फाउंडिंग मेंबर कतर नहीं था। उसके फाउंडिंग मेंबर 1960 में जब बनाया गया तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? याद रखने वाली चीज़ है, ईरान था, इराक था, कुवैत हो गया, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला था, कतर नहीं था। तो इसलिए 9th का करेक्ट आंसर क्या है? सी, कतर नहीं था। जब इसका गठन किया गया ओपेक का तब कतर नहीं था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, ये 5 देश थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 डील करता है सार्क से, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई? तो सार्क की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो सार्क की स्थापना ढाका में 1985 में की गई थी। सार्क की स्थापना ढाका में 1985 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका करेक्ट आंसर बी है, ढाका 1985। तो सार्क जैसा कि जानते हैं दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है और ये आर्थिक राजनीतिक एरिया में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की बात करता है। इसका गठन 1985 में ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी है, ढाका 1985। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है कि हाउ डज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इम्पैक्ट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट? तो ये क्वेश्चन एक कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको अच्छे से डील करना पड़ेगा। ये कहता है कि जो चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, जो पहल है, वो भारत के रणनीतिक हितों के संबंध में हिंद महासागर की भू राजनीति को कैसे प्रभावित करता है? पहला आंसर है कि पहला ऑप्शन है कि यह हिंद महासागर में भारत के नौसैनिक प्रभुत्व को मजबूत करता है। ऑब्वियस सी बात है, मजबूत नहीं करेगा क्योंकि चाइना की पॉलिसी है तो उसको कमज़ोर करेगा। तो पहला आंसर, पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा है कि अफ्रीका और मध्य पूर्व के साथ भारत की व्यापार की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ये गलत है क्योंकि ये इंडिया को किसी तरीके से पॉजिटिव नहीं, इंडिया ने इससे जुड़ने से इनकार कर दिया है। तो इसलिए इंडिया के लिए किसी प्रकार से इंडिया के बेनिफिशियल नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी इंडिया के लिए बेनिफिशियल दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं है। सी पे आते हैं। सी बोलता है इससे हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ जाता है और भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाती हैं। ये ऑप्शन सही है बिकॉज ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको प्रभावित करता है और इंडिया का जो अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में उसको कम करता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही होगा कि जो BRI इनिशिएटिव है उससे हिंद महासागर में भारत के हित कैसे प्रभावित होते हैं। तो हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा और उससे भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है पॉजिटिविज्म से। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो डील करता है पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी एम्फसाइज करता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर। तो वो एक भूगोल में सिद्धांत इसे बोलते हैं प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत जो है इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। पहला जो ऑप्शन है वो कहता है भौगोलिक अध्ययन में व्यक्तिपरक व्याख्याओं का प्रयोग गलत है। दूसरा क्या है, वैज्ञानिक तरीकों और अनुभवजन्य अवलोकन का उपयोग या अनुप्रयोग, ये ऑप्शन सही है क्योंकि जो प्रत्यक्षवाद है जो पॉजिटिविज्म कहा जाता है, पॉजिटिविज्म एम्फसाइज करता है ऑब्जेक्ट क्वांटिफिकेशन पे मीन्स मात्रात्मक क्रांति को बढ़ावा देता है और ये साइंटिफिक और एम्पिरिकल अनुभवात्मक एविडेंसेस के आधार पर किसी घटना या परिघटना का अध्ययन करता है। तो इसमें वैज्ञानिक तरीके और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन अनुभवजन्य अवलोकन का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कंसेप्ट ऑफ सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 13 में सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत, इनमें से किसने सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत दिया था? तो सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत वैसे तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, लेकिन इसमें हर्बर्ट स्पेंसर है नहीं, तो इसमें हिटनर, फ्रेडरिक रेडजल, ग्रिफिथ टेलर और स्टीफन है। तो फ्रेडरिक रेडजल जो थे वो हर्बर्ट स्पेंसर के सोशल डार्विनिज्म से प्रभावित थे और इन्होंने सोशल डार्विनिज्म को ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में यूज किया।
तो ज्योग्राफी में फ्रेडरिक रैटजेल जो है वो सोशल डार्विनिज्म से प्रभावित थे, और उनका जो एक कंसेप्ट है लेबेसराम का कंसेप्ट है, लेबेसराम का कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं सोशल डार्विनिज्म के इम्पैक्ट के इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें जो सोशल डार्विनिज्म का कंसेप्ट ज्योग्राफी में किसने यूज किया, फ्रेडरिक रैटजेल हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां जो है वो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ज्योग्राफर पॉसिबिलिज्म में बिलीव नहीं करता है। कौन सा ज्योग्राफर पॉसिबिलिज्म मतलब संभववाद में कौन विश्वास नहीं करता है। तो संभववाद में विश्वास कौन नहीं करता है, संभववाद में विश्वास न करने वाले व्यक्ति हैं कार्ल रिटर डिटर्मिनिस्टिक थे। कार्ल रिटर जो थे वो नियतवादी थे, डिटर्मिनिस्टिक थे, ये नहीं करते थे। बोमैन, फेब्रे और ब्यून्स, क्योंकि फेब्रे और ब्यून्स दोनों लोग तो फ्रांस से ही हैं, तो ये फ्रेंच स्कूल है। ईसा बोमैन जो थे ये अमेरिकन थी, लेकिन ये एक स्टांच पॉसिबिलिस्ट थी, तो इन्होंने पॉसिबिलिज्म को काफ़ी सपोर्ट किया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 डील करता है कि हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के फाउंडर किन्हें कहा जाता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के फाउंडर, जैसा कि हम जानते हैं कि फाउंडर ब्लास को माना जाता है। फाउंडर कौन है, वेडल डे लाप्लास, इन्हें फादर ऑफ फ्रेंच ज्योग्राफी कहा जाता है। तो फाउंडर ब्लास है, और जबकि अगर हम फादर की बात करते हैं, फादर फ्रेडरिक रैटजेल आते हैं, फ्रेडरिक रैटजेल फादर में आते हैं, जबकि फाउंडर कौन है, फाउंडर विडाल डे लाप्लास हैं। विडाल डे लाप्लास को फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। तो 15 नंबर का आंसर बी सही होगा। 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, सेक्शन नंबर 16 बात करता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। एक किताब है सिविलाइजेशन क्लाइमेट, उसके लेखक कौन थे। तो बहुत फेमस किताब है, जैसा कि जानते हैं सब कोई, बहुत आसान किताब है ये। इल्सवर्थ हंटिंगटन की किताब है, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन क्लाइमेट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये कुछ इंपॉर्टेंट उनकी किताबें हैं। उनकी इंपॉर्टेंट किताबों में से सिविलाइजेशन क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट किताब है। इसको इल्सवर्थ हंटिंगटन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 16 का आंसर कौन है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ग्रीक ज्योग्राफर। तो ग्रीक ज्योग्राफर कौन नहीं था, यूनानी भूगोलवेत्ता कौन नहीं है। तो यूनानी भूगोलवेत्ता कौन नहीं है इनमें से, तो मेला जो है, इराटोस्थनीज, टॉलमी और हेरोडोटस, ये सब ग्रीक थे, लेकिन मेला जो था ये रोमन था। मेला जो था वो रोमन था। पॉम्पस मेला जो है वो रोमन था। वैसे तो इसमें टॉलमी भी कहीं ना कहीं रोमन था। तो इसमें या तो आंसर सी माना जा सकता है या फिर डी भी कर सकते हैं। तो ये एक डाउट वाला क्वेश्चन है। जहाँ तक है स्ट्रैबो, टॉलमी और पॉम्पस मेला, ये रोमन ज्योग्राफर हैं, जबकि इराटोस्थनीज और हेरोडोटस तो क्लियरली ये ग्रीक हैं। तो इसमें अभी हम आंसर यही मानते हैं कि पॉम्पियस मेला जो है ये एक ग्रीक ज्योग्राफर नहीं है, बल्कि एक रोमन ज्योग्राफर है। अगला क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा लिमिट्स टू ग्रोथ, विकास की सीमाओं का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आंसर सही है कि क्लब ऑफ रोम एक संस्थान था जिसने एक सेमिनल वर्क प्रोड्यूस किया जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ, और ये दिया गया था 1972 में। लिमिट्स टू ग्रोथ दिया गया, और इसी से कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 1972 में हुआ था स्टॉकहोल्म में, इसी के कंटेक्स्ट में वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमें 3 की बात करते हैं, लिमिट्स टू ग्रोथ। तो क्लब ऑफ रोम का ये वर्क था, ये वर्क प्रपोज किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 19 पे। किसने प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने दिया। एकता का सिद्धांत, अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया। अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में अनेकता में एकता का सिद्धांत कार्ल रिटर का है। कार्ल रिटर का क्या है कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट किसने दिया था, कार्ल रिटर में। तो 19 का आंसर नंबर बी सही होगा, कार्ल रिटर ने दिया था। 20 पे आते हैं। 20 क्वेश्चन रिफर करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फ्रेडरिक रैटजेल इज नॉट करेक्ट। फ्रेडरिक रैटजेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो ये 4 कथन हैं कि ही बिलीव्ड इन डिटर्मिनिज्म, जैसा कि सही बात है, वो नियतिवाद में विश्वास किया करता था, ये सही है। ही कॉइन द टर्म एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द उसने कॉइन किया था, ये बात भी सही है। ही वर्कड ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग, ये भी सही है। ही रोड बुक ऑन फिजिकल जोग्राफी, नहीं फिजिकल जोग्राफी नहीं, एंथ्रोपोजोग्राफी या पॉलिटिकल जोग्राफी ये किताब लिखा था, फिजिकल जोग्राफी कोई किताब ऐसी नहीं है जो इन्होंने लिखा। इस प्रकार से मतलब भौतिक भूगोल की किताब उन्होंने नहीं लिखा था, उन्होंने कोई किताब ऐसी नहीं लिखा था जो भौतिक भूगोल पर हो। तो इस प्रकार से 20 का जो ऑप्शन नंबर डी सही है, उन्होंने भौतिक भूगोल पर एक पुस्तक लिखी थी, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, किसने क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति का विरोध किसने किया? तो मात्रात्मक क्रांति का विरोध करने में तो मात्रात्मक क्रांति को देखते हैं, बढ़ावा किसने किया? हार्वे, हैगेट और सॉर्ली, इन्होंने बढ़ावा दिया। विरोध किया था एल.डी. स्टाम्प ने, एल.डी. स्टाम्प ने मात्रात्मक क्रांति की पुरजोर विरोध किया। तो 20 क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी सही है, एल.डी. स्टैम्प, ही वॉज अपोज टू क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच ऑफ द व्हाट विल बी सर्कुलरिटी रेशियो ऑफ अ परफेक्टली सर्कुलर रिवर बेसिन, एक पूर्ण वृत्ताकार नदी बेसिन का वृत्ताकार अनुपात, जिसे सर्कुलरिटी रेशियो बोलते हैं, वो कितना होता है? वो सर्कुलरिटी रेशियो 1 होता है। ये एक फार्मूला होता है, हम लोग किसी एक एपिसोड में देखेंगे कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर जो सर्कुलेटरी रेशियो जो होता है वो कंपेयर करता है किसी एक बेसिन के एरिया को एक सर्कुलर एरिया के पैरामीटर पे, तो उससे अगर 1 आ रहा है तो कंप्लीट सर्कुलर है, और अगर 0 आ रहा है तो एकदम जस्ट अपोजिट है, वो लीनियर है, 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, सर्कुलेटरी रेशियो जो है अगर तब 1 होता है जब रिवर बेसिन परफेक्टली सर्कुलर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तो 23 में जैसा कि हम लोग जानते हैं स्ट्रीम ऑर्डरिंग कई लोगों ने दिया, सीयू ने दिया, स्ट्रॉलर ने दिया, हर्टन ने दिया। तो जो स्ट्रॉलर का स्ट्रीम ऑर्डरिंग सिस्टम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर when one stream of second order merges with a stream of third order, the resulting stream is of which order? The third order. तो जो इनका मॉडल है, जो इनका सिस्टम है स्ट्रीम ऑर्डरिंग का, अगर 1 मिलेगा तो 1 ही रहेगा, अगर 2 और 1 मिलता है, मीन्स ये 2 और 1 ऑर्डर का मिलता है तो 2 रहेगा। जब 3 ऑर्डर की कोई डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रीम हो और उसमें 2 ऑर्डर का मिलेगा तो उसमें 3 ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 3rd ऑर्डर होगा। दैट मीन्स कि इनका ये सिस्टम है कि अगर 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर मिलता है तो 2 ऑर्डर रहेगा, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर की स्ट्रीम्स मिलती हैं तो 3 ऑर्डर रहेगा, 3 ऑर्डर और 3 ऑर्डर मान लीजिए मिल जाए तब भी 3 रहेगा, अगर 3 और 4 ऑर्डर मिलेगा तब 4 ऑर्डर की स्ट्रीम डेवलप होती है। तो हमेशा क्या होता है कि जब तक संख्या ना बढ़े तो ऑर्डर नहीं बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, वो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, 3rd ऑर्डर स्ट्रीम। अगर कोई सेकंड ऑर्डर की और 3rd ऑर्डर की स्ट्रीम मिलती है तो ऑर्डर का स्ट्रीम चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, वो 3rd ऑर्डर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन नंबर 24 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर शोइंग प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ज्योग्राफिकल एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 से कहता है विभिन्न भौगोलिक तत्वों में अनुपातिक वितरण को सही से दर्शाने वाला कौन सा आरेख होता है या कौन सा डायग्राम होता है? तो पाई चार्ट जो होता है वो एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है कि वो प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल एलिमेंट को दिखाता है। तो पाई डायग्राम जो होता है ये बेस्ट सूटेड एक रिप्रेजेंटेशन है जब अनुपातिक तत्व जो भौगोलिक तत्वों का अनुपातिक वितरण दर्शाना हो। तो इसलिए 24 का आंसर कौन होगा? 24 का आंसर होगा सी, पाई डायग्राम।
25 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज लार्जर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। किस केस में, लिख रहा है निम्नलिखित किस स्थिति में हवाई फोटोग्राफ का पैमाना बड़ा होता है। तो पहला है कि कैमरा इज़ एट अ हायर अल्टीट्यूड। बोला है कि जो स्केल जो होगा कब बड़ा होगा, जब कैमरा जो है सरफेस से ऊंचाई पर हो, मीन्स एक हायर अल्टीट्यूड पे हो, ये गलत है। तब एरियल फोटोग्राफ का स्केल तब बड़ा तब होगा जब वो नज़दीक से लिया जाए। अगला तो ये गलत हो गया। बी नंबर है कि कैमरा इज़ एट लोअर अल्टीट्यूड, कम ऊंचाई पर हो, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी। जब कैमरा लो अल्टीट्यूड पे होता है तब क्या होता है कि स्केल बढ़ जाती है। जब कैमरा हायर अल्टीट्यूड पे होता है तो स्केल क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब हायर द अल्टीट्यूड ऑफ एरियल फोटोग्राफ, तो उससे क्या होता है कि उस एरियल फोटोग्राफ का स्केल छोटा होगा। जब वो कम अल्टीट्यूड पे होगा तो उसका स्केल बड़ा होगा। ये कंसेप्ट याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का कि किसी एरियल फोटोग्राफ का स्केल लार्जर तब होगा जब वो लोअर एल्टीट्यूड पे, कम ऊंचाई पर उपस्थित हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 डील करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंडसेट इज करेक्ट। लैंडसेट 8 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि इट प्रोवाइड डेटा ओनली इन विजिबल एंड इंफ्रारेड बैंड, कि ये केवल विजिबल और इंफ्रारेड बैंड में केवल 2 ही बैंड हैं, विजिबल और इंफ्रारेड, नहीं बहुत मल्टीपल बैंड्स हैं। तो ये तो गलत है, ठीक है। इसको डेवलप किया गया है ज्वाइंटली बाई नासा एंड USGS, ये करेक्ट है। ये नासा और USGS के द्वारा ज्वाइंटली इसको बनाया गया। तो ये आंसर सही हो गया। तो इस प्रकार से 26 का आंसर नंबर बी सही होगा कि ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाता है नासा और USGS के द्वारा। तो लैंडसेट जो है ये मल्टीपल बैंड्स में होता है, केवल 2 ही बैंड नहीं है, विजिबल और इंफ्रारेड, इसमें मल्टीपल बैंड्स हैं। सी भी देख लेते हैं। इट डज नॉट सपोर्ट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। ये रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है और इसको लॉन्च किया गया था 1980s में। ये भी गलत है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा नासा और USG ने इसको ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाता है इन दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 इज व्हाट इज स्पेशियल रिजोल्यूशन ऑफ लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर लिस्ट 4 एक सेटेलाइट है, उसका पूछा जा रहा है कि उसका स्पेशल रिजोल्यूशन कितने का है। तो ये सीधी फैक्चुअल है, इसका स्पेशल रिजोल्यूशन 5.8 का होता है। तो जो लिस्ट 4 है कैरीड ऑन इंडिया का रिसोर्स सेट, लिस्ट 4 किस में लगा हुआ है, इंडिया के रिसोर्स सेट में, इंडिया के रिसोर्स सेट में ये लगा हुआ है और इसका स्पेशल रेजोल्यूशन 5.8 मीटर का है। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 में लिस्ट का स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है, इसका आंसर होगा बी 5.8 है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। भौगोलिक सूचना प्रणाली का घटक कौन नहीं है। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली का घटक डेटा होता है, हार्डवेयर होता है, सैटेलाइट नहीं होता है, पीपल होता है। अगर हम इसके घटक की बात करते हैं तो मेन घटक क्या क्या होते हैं। सैटेलाइट तो एक अलग कंपोनेंट है, इसका घटक नहीं है। डेटा, सैटेलाइट से डेटा मिल जाता है, तो डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट सैटेलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम GIS की बात करते हैं तो GIS के इम्पॉर्टेंट घटक होते हैं, एक हार्डवेयर हो गया, दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया, तीसरा डेटा हो गया, चौथा पीपल हो गया और पांचवा मेथड हो गया, कौन से मेथड से एनालिसिस किया जाता है। तो दीज आर द कंपोनेंट, सैटेलाइट इसका कंपोनेंट नहीं है। इस प्रकार से 28 का आंसर क्या होगा, 28 का आंसर होगा सी, सैटेलाइट इसका कंपोनेंट नहीं है। 29 में आते हैं। 29 क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का है। एक रिवर बेसिन है जिसका टोटल स्ट्रीम लेंथ 1200 किलोमीटर है और इसकी ड्रेनेज डेंसिटी कितनी है। इसकी ड्रेनेज डेंसिटी है 3.0 किलोमीटर
पर किलोमीटर स्क्वायर। इसकी ड्रेनेज डेंसिटी है 3.0 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। तो पूछा है कि इसका एरिया ऑफ बेसिन क्या होगा। तो ड्रेनेज डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, ड्रेनेज डेंसिटी का फार्मूला होता है टोटल स्ट्रीम अपॉन बेसिन एरिया, टोटल स्ट्रीम अपॉन बेसिन एरिया। अब इसमें रख दिया जाए 1200 डिवाइडेड बाई 3, तो सीधे से 400 किलोमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो 29 का भी आंसर बी होगा, 400 किलोमीटर स्क्वायर उसका बेसिन का एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है स्लोप ग्रेडियंट पे है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो स्लोप ग्रेडियंट पे है। क्वेश्चन ये है कि एक पहाड़ी ढलान में बोल रहा है कि 1.5 किलोमीटर की क्षैतिज दूरी पर ऊंचाई का अंतर कितना आता है, 450 मीटर का। अगर हम 1.5 किलोमीटर जाते हैं तो ऊंचाई का अंतर 450 किलोमीटर का आता है। तो स्लोप ग्रेडियंट कितना होगा। तो स्लोप ग्रेडियंट को फार्मूला हम लगा सकते हैं कि वर्टिकल राइज कितना हो रहा है अपॉन हॉरिजॉन्टल रन, और हॉरिजॉन्टल रन कितना होता है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फार्मूला होता है स्लोप ग्रेडियंट का। तो वर्टिकल राइज कितना होता है कि अंतर कितना आ रहा है 450 मीटर का, और हॉरिजॉन्टल रन कितना है, हॉरिजॉन्टल रन जो है वो 1.5 किलोमीटर का, दैट मीन्स कि 1500 मीटर का है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस प्रकार से अगर हम इसको करेंगे कैलकुलेट तो 15 दिया 45, तो लगभग 30% का। तो आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी आ जाएगा 30। तो इसका स्लोप ग्रेडियंट कितना आ रहा है 30%। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम बिलोंग्स टू इंडिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नाविक, इसका आंसर कौन सा है, नाविक इंडिया का अपना एक नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इसका नाम ही है। तो इंडिया का अपना एक सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी सही है। नाविक इंडिया का अपना एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। तो जो नाविक है इंडिया का अपना एक इंडिजिनस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस किसका है, जीपीएस यूएसए का है। ग्लोनास किसका है, रसिया का है। बाइडू किसका है, चाइना का है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया हैज़ अ हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर। तो 8000 मीटर से ज़्यादा किसकी ऊंचाई है, 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई कौन सी हिमालयन पीक की है। तो ये सब हिमालयन पीक्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, मतलब ऐसी ऊंचाई जिसकी 800 मीटर हो। तो इसका करेक्ट आंसर है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है, नंगा पर्वत की ऊंचाई है लगभग 8126 मीटर नंगा पर्वत की है। अगर हम नामचा बारवा की बात करते हैं, नामचा बारवा की ऊंचाई 7782 मीटर है। अगर वहीं नंदा देवी की बात करते हैं तो नंदा देवी की ऊंचाई 7816 है, जबकि कामेत का 7756 है। तो इन चारों में, चूँकि चारों के चारों हिमालय के ही हैं, और तो हिमालय में इन चारों में सबसे ऊंचा या जो 8000 मीटर का आंकड़ा क्रॉस करता है वो है नंगा पर्वत। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ए सही होगा, नंगा पर्वत 8000 मीटर से ऊंचा है। 33 पर आते हैं। विच आर दी फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस मैंगो सावर। तो इसका सीधे सीधे करेक्ट आंसर है कर्नाटका। मैंगो सावर कहाँ पर होता है, कर्नाटका में होता है। मैंगो सावर क्या है, मैंगो सावर एक प्री मानसून सावर है। प्री मानसून सावर है, ये मानसून से पहले आने वाला एक सावर है जो स्पेसिफिकली साउथ में होता है, कर्नाटका केरला इन वाले रीजन में होता है। और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो आम पकने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की आम्र वर्षा कहाँ पर होती है, कर्नाटका में होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी सही है, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये क्या है, विथ रेफरेंस टू टेम्परेट फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम शीतोष्ण वनों की बात के संदर्भ में बात करते हैं और स्पेशली शीतोष्ण वन जो दक्षिण भारत के हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला आंसर है कि इन्हें साउथ इंडिया में शोला कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि इन्हें शोला कहा जाता है। हाँ, इन्हें शोला कहा जाता है, ये सही है। दूसरा, मग्नोलिया एक इम्पॉर्टेंट ट्री है जो इनमें पाया जाता है, ये भी सही है। मग्नोलिया जो है, मग्नोलिया एक ट्री है जो शोला फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस प्रकार से दोनों ऑप्शन सही हैं, बी और सी, कि शोला नाम से शीतोष्ण वनों को साउथ इंडिया में जाना जाता है और मग्नोलिया एक वृक्ष होता है जो इन वनों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन दोनों सही होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। शेषाचलम एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कहाँ पर अवस्थित है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? तो शेषाचलम जो है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ये शेषाचलम बायोस्फीयर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। शेषाचलम हिल भी है, शेषाचलम एक हिल है, उसी पर शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये लगभग ईस्टर्न घाट पे आता है, ये ईस्टर्न घाट में आता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर? वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है? तो साउथ इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर सबसे बेस्ट है कि पेरियार रिवर है। पेरियार रिवर क्या है? ये वेस्ट फ्लोइंग है, जबकि पलार और पेन्नार जो है ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, दोनों ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और पेरियार जो है ये क्या है? ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो केरला में बहती है। ये केरला में बहने वाली एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अरबियन सी में जाकर गिर जाती है। तो इस प्रकार 36 का डी ऑप्शन सही होगा। 37 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट? तो ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में कौन इंपॉर्टेंट है? ग्राउंड नट स्पेशली गुजरात, राजस्थान में भी होता है और तमिलनाडु में, जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल वाले एरियाज़ जो हैं वहाँ पर प्रोडक्शन होता है अच्छे से ग्राउंड नट का। बिहार में नहीं होता है, तो बिहार नहीं है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, दे आर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ ग्राउंड नट। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बिहार आंसर ए सही होगा, जहाँ पर ग्राउंड नट का उत्पादन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का जो एनुअल रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2024-25 के आधार पर कौन सा स्टेट है जहां पर कॉपर उत्पादन में जो सबसे पहले है? इंडिया का कौन से स्टेट है, कौन से स्टेट्स हैं जो कार्बन उत्पादन में अग्रणी हैं? तो अगर हम कॉपर उत्पादन की बात करते हैं तो कॉपर उत्पादन में अग्रणी स्टेट है मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान ये अग्रणी है। तो 38 का क्या होगा? बी और सी। 38 का आंसर सही होगा बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान ये अग्रणी हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। तो 2023 का इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 जो आया था, उसके आधार पर हरियाणा हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, कौन सा जिला है हरियाणा का जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है? तो पंचकुला ही है, पंचकुला में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो इसका आंसर 39 का आंसर डी सही हुआ, पंचकुला। 40 पे आते हैं कि नेशनल वाटरवे नंबर 10, जो नेशनल वाटरवे नंबर 10 है, इसको डेवलप किया गया है किस नदी पर? ऑन विच ऑफ दी रिवर? ये अम्बा रिवर पे है। तो जो नेशनल वाटरवे 10 है ये अम्बा रिवर महाराष्ट्र में आती है। इस महाराष्ट्र के रिवर पर नेशनल वाटरवे नंबर 10 डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ क्लास 4 टाउन्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? तो 2011 के सेंसस के आधार पर के अनुसार भारत में श्रेणी 4 के शहरों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में श्रेणी 4 के शहरों की संख्या कितनी है? ये 424। आंसर नंबर सी सही है। तो 41 का आंसर नंबर सी है। 424 ऐसे शहर हैं जो टाउन कैटेगरी 6 में आते हैं। सॉरी 4 नहीं, 6 में आते हैं। 6 की कैटेगरी क्या होती है? 6 ऐसे होते हैं जहाँ पर शहर की पॉपुलेशन या टाउन की पॉपुलेशन
5000 से भी कम होती है, 5000 से कम होती है, उन्हें कैटेगरी 6 टाउन कहा जाता है। तो कैटेगरी 6 टाउन की संख्या कितनी है? 424 है। क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट प्रपोज्ड बाई अल्फ्रेड वैगनर। तो अल्फ्रेड वैगनर ने जो सुपर कॉन्टिनेंट प्रपोज किया उसका नाम क्या था? जैसा कि हम लोग जानते हैं वैगनर के अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उन्होंने उसको नाम दिया था, उसको नाम प्रपोज किया था पैंजिया। तो उनके सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पैंजिया। अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वैगनर ने एक ऐसे कॉन्टिनेंटल लैंडमास का, एक ऐसे महाद्वीपीय लैंडमास की संकल्पना की जो सबसे मतलब जो सभी को इंक्लूड करता था, सभी को एकत्रित रखता था साथ में, उसे उन्होंने पैंजिया शब्द दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सी पैंजिया सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट इज नॉट लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में कौन सा प्लेट लोकेटेड नहीं है? नॉट लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। कैरोलिन प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, नाजका प्लेट, स्कोटिया प्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें स्कोटिया प्लेट जो है ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड नहीं है। स्कोटिया प्लेट जो है, जबकि कैरोलिन हो गया, जुआन डी फूका हो गया और नाजका प्लेट ये माइनर प्लेट्स हैं पैसिफिक ओशन की। स्कोटिया प्लेट जो है साउथ अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये साउथ अटलांटिक ओशन में पाया जाने वाला एक माइनर प्लेट है स्कोटिया प्लेट। तो इस प्रकार से 43 का ऑप्शन डी सही है। स्कोटिया प्लेट पैसिफिक ओशन में नहीं है, बल्कि ये साउथ अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल विदरिंग। रासायनिक अपक्षय का उदाहरण कौन नहीं है? रासायनिक अपक्षय का उदाहरण कौन नहीं है? एसिड एक्शन, एक्सफोलिएशन मतलब अम्ल क्रिया, ये तो है ही। अपस्कल्सन या एक्सफोलिएशन एक फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है, फिजिकल विदरिंग है, ये एक भौतिक अपक्षय का एग्जाम्पल है। तो एक्सफोलिएशन या अपसल्कन नहीं है। हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और एसिड एक्शन ये तीनों हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी सही होगा। अपसल्कन जो है ये एक मैकेनिकल विदरिंग है, न कि रासायनिक अपक्षय। यह एक भौतिक अपक्षय है, न कि रासायनिक अपक्षय। तो इस प्रकार से 44 का बी सही है। 45 पे आते हैं। 45 नंबर में कौन है? द शैडो जोन ऑफ प्राइमरी वेव्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज ऑब्जर्व बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू एंगल्स फ्रॉम द हाइपोसेंटर। तो जो भूकंप की प्राथमिक तरंगें होती हैं उनका अपना एक छाया क्षेत्र बनता है ना, जैसे कि हम लोग बनते हैं पी वेव्स का अपना एक छाया क्षेत्र बनता है कि पी वेव्स कहाँ तक चलती हैं। तो पी वेव्स का जो छाया क्षेत्र होता है तो वो कहाँ तक होता है? तो पी वेव का छाया क्षेत्र लगभग कहाँ से कहाँ तक होता है? पी वेव का छाया क्षेत्र 103 से लेकर 143 डिग्री तक होता है। तो पी वेव का छाया क्षेत्र हम दिखा कैसे बनता है। तो पी वेव का छाया क्षेत्र फिर इसमें ऐसा होता है, तो ये हो जाता है 103 से 143 तक। ऐसे ही यहाँ 103 से 143 तक पाया जाता है। पी वेव का छाया क्षेत्र कितना है? 103 से 143 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर सही है, 103 से 143 तक। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड इन अबंडेंस ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कौन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में निकलता है? तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में निकलने वाला जो कंपाउंड है वो है सल्फर कंपाउंड। तो सल्फर कंपाउंड या सल्फर यौगिक जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो गैसेस रिलीज होती हैं वॉल्केनो से, वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सल्फर कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये भी काफ़ी बड़ी मात्रा में निकलता है। उसके बाद क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन निकलते हैं। तो 46 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है सल्फर यौगिक। 47 नंबर पर आते हैं कि स्लोप रिप्लेसमेंट की थ्योरी किसने दिया था? ढलान प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो ढलान प्रतिस्थापन सिद्धांत किसका है? पेंग का है। किंग का क्या है? स्कार्प रिट्रीट का सिद्धांत।
इनका स्कार्प रिट्रीट का सिद्धांत है, जबकि डेविस का है स्लोप डिक्लाइन का सिद्धांत है। ठीक है, पेंग का है स्लोप रिप्लेसमेंट का सिद्धांत। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर है सी, स्लोप रिप्लेसमेंट या ढलान प्रतिस्थापन का सिद्धांत डब्ल्यू पेंग के द्वारा दिया गया था। तो इनका यही मानना था कि जो स्टीपर स्लोप होते हैं उसको प्रोग्रेसिवली रिप्लेस किया जाता है एक जेंटलर स्लोप के द्वारा। तो इसी पूरी प्रक्रिया को ढलान प्रतिस्थापन या स्लोप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन ये करता है कि विच आर द फॉलोइंग इज फाउंड इन द रीजन विथ हॉट एंड एरिड क्लाइमेट। हॉट एंड एरिड क्लाइमेट में कौन चीज़ पाई जाती है। तो जैसा हम जानते हैं हॉट एंड एरिड रीजन में किस प्रकार का लैंडफॉर्म पाया जाता है। पैटर्न ग्राउंड कहाँ बनता है? पैटर्न ग्राउंड बनता है पेरीग्लेशियल में, पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म है। पिंगो भी पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म है। प्लाया जो होता है वो हॉट एंड एरिड रीजन बनता है। पोल्जे जैसे कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी का है। तो इस प्रकार से 48 का जो करेक्ट आंसर है वो प्लाया है। प्लाया कहाँ बनता है? हॉट एंड एरिड रीजन में बनता है। प्लाया क्या होता है? एक नेचुरल लेक होती है जो इंटरमाउंटेन बेसिन में पाया जाता है, पिडमॉन्ट से सटा हुआ बना होता है। तो ज्योग्राफी हम देखेंगे तो हमने इसके बारे में कवर भी किया है। ज्योग्राफी जो चैनल है हमारा उस पर एक है ही जिस पे हम लोग देखा है फ्लूवियल एरिड लैंडफॉर्म जो है। तो प्लाया जो है फ्लूवियल एरिड लैंडफॉर्म है, जो एरिड और फ्लूवियल जहाँ दोनों टाइप एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं, करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, वहाँ पर प्लाया बनता है। क्वेश्चन नंबर 49, नेचुरल लेवी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेचुरल लेवी के बारे में, प्राकृतिक तटबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक तटबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। यह एक ऐसी स्थलाकृति है जो निक्षेपण से बनती है, सही बात है। और ये हमेशा नदी के लंबवत बनती है, ये सही नहीं है। ये रिवर के लंबवत नहीं, ये रिवर के पैरेलल बनती है। ये हॉरिजॉन्टल बनती है या पैरेलल बनती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा केवल ए, ओनली आंसर नंबर ए होगा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडफॉर्म। कौन एक लैंडफॉर्म नहीं है? पूछा है कौन एक लैंडफॉर्म नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडफॉर्म? मिएंडर, मोरैन, हॉर्न और पोल्जे। तो मिएंडर, वैसे लैंडफॉर्म तो सभी हैं इसमें। ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म हो गया, मोरैन ग्लेशियल लैंडफॉर्म हो गया, हॉर्न भी हो गया, ग्लेशियल लैंडफॉर्म हो गया, पोल्जे कास्ट लैंडफॉर्म हो गया। मिएंडर लैंड, अब इनमें से तो हमको लगता है कि ये बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि मिएंडर एक फ्लूवियल लैंडफॉर्म है, नॉट अटेम्प्टेड तो होगा नहीं। तो इन चारों की कंडीशन में मिएंडर एक स्टेज भी बोल सकते हैं रिवर की, क्योंकि ये किसी एक इसका लंबा विस्तार होता है, क्योंकि एक मिएंडर के अंदर भी कई लैंडफॉर्म बन सकते हैं। तो मिएंडर एक सेट ऑफ लैंडफॉर्म कहा जा सकता है। इस प्रकार से अगर कुछ कंसीडर करते हैं तो मिएंडर कंसीडर करेंगे, अदरवाइज मिएंडर भी एक लैंडफॉर्म है, मोरैन भी एक लैंडफॉर्म है, हॉर्न और पोल्जे सभी लैंडफॉर्म है। तो 50 नंबर क्वेश्चन डाउटफुल है। अगर पॉसिबल आंसर जो हो सकता है, प्रोबेबल आंसर जो हो सकता है वो ए हो सकता है, आई थिंक मिएंडर। अदरवाइज क्वेश्चन तो गलत है, क्योंकि मिएंडर अपने आप में एक फ्लूवियल लैंडफॉर्म है। तो इस एपिसोड में हम लोग फर्स्ट एपिसोड में हम लोग 50 क्वेश्चन देखते हैं। अगले 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू सो मच।